काशीपुर उधम सिंह नगर में भाजपा प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग का समापन कार्यक्रम। आज समापन कार्यक्रम में सीएम धामी करेंगे प्रतिभाग। काशीपुर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कांग्रेस पर जमकर बोला हमला। कहा अभी तो कांग्रेस को और भी बुरे दिन होंगे देखने। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का ऐलान। देहरादून में आज ईडी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करेंगी कांग्रेस। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश लेकर निकलेगी पैदल कांवड़ यात्रा। यात्रा में मंत्री रेखा आर्य भी होंगी शामिल। ऋषिकेश बैराज तिराहे के पास कार को बचाने के चक्कर में पलटी। 35 यात्रियों से भरी बस शीशा तोड़कर निकाले यात्री। 34 यात्री बुरी तरह हुए जख्मी। उत्तराखंड में आज से अगले 3 दिन तक कुमाऊं के कई जिलों में भारी बारिश का अनुमान। ऑरेंज अलर्ट किया जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर्मचारी कैशलेस योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। क्या कुछ कहना सुन लेते हैं। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से अमित मोहन प्रसाद जी, विभाग के सभी अधिकारीगण और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के सभी कार्मिकगण और उपस्थित भाइयों बहनों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना शुभारंभ के अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आज का दिन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो ये वर्षों से मांग की गई थी कि राज्य कर्मचारियों को, चाहे वह पेंशन से उनकी जुड़ी हुई समस्या रहती थी या फिर स्वास्थ्य संबंधी किसी कार्यक्रम में, खासतौर पर जो सेवारत कर्मचारी थे या जो पेंशनर्स थे, उनकी समस्याएं होती थी कि वह स्वास्थ्य के बाद उपचार करने के लिए जाते थे तो उस समय पैसे के अभाव में बहुत बार ऐसी समस्याएं उनके सामने खड़ी होती थी। हॉस्पिटल उनसे पैसा मांगता था, उनके पास कार्ड नहीं था और बहुत बार बहुत सारी समस्याओं का सामना होता था। राज्य सरकार ने इस पे बहुत विचार किया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा थी कि जैसे हम लोगों ने SECC डाटा के तहत पहली बार ये व्यवस्था की, देश के अंदर आयुष्मान भारत योजना लागू की। प्रदेश ने अंत्योदय परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा का कवर प्रतिवर्ष दिया और उसके अंतर्गत न केवल सरकारी हॉस्पिटल्स में बल्कि इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में भी उन्हें फ्री में उपचार की सुविधा और 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष तक की सुविधा उपलब्ध कराने की कार्रवाई की। इस योजना से राज्य कर्मचारियों को भी इस योजना के दायरे में लाना चाहिए, जिससे उसे भटकना न पड़े और ऐन वक्त पर फिर पैसे के अभाव में कहीं ऐसा न हो कि उसके सामने जो समस्याएं आती हैं वह न आए। और इस देश से इस योजना को हम लोगों ने पिछले कार्यकाल के अंतिम उसमें ही इसके लिए विभाग से कहा गया था कि इस प्रकार की एक कार्य योजना तैयार करें कि अंत्योदय परिवार वालों को हमने राज्य मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत लिया है। SECC की डाटा के अंतर्गत जो लोग परिवार थे उन परिवारों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आच्छादित किया है। BOC बोर्ड से जुड़े हुए जितने भी श्रमिक थे उन्हें हमने BOC बोर्ड के माध्यम से उन्हें जोड़ने का कार्य किया। उसके माध्यम से हम 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर हमें देते हैं। लेकिन राज्य के कर्मचारियों को, जो हमारे 22 लाख राज्य के कार्मिक हैं और सेवानिवृत्त पेंशनर्स हैं जो कार्मिक हैं, इन सब के लिए हम लोगों को एक ऐसी स्कीम देनी चाहिए कि सरकारी हॉस्पिटल में वे किसी भी प्रकार की बीमारी हो वहां पर कैशलेस उपचार की सुविधा, असीमित सुविधा जो भी वहां पर हो सकती हो सरकारी हॉस्पिटल में उनको मिले। और इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में
स्टेट हेल्थ कार्ड के माध्यम से प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर, और अगर उससे ज्यादा लगता है तो फिर उसके बारे में अलग से उसकी व्यवस्था करें, जिससे उस स्टेट हेल्थ कार्ड के माध्यम से उसे डाउनलोड करके कोई भी व्यक्ति कहीं भी जाएगा, वहां पे जाकर के उस कर्मचारी को या पेंशनर्स को या उसके आश्रित को किसी भी प्रकार की चिकित्सा सुविधा के लिए तरसना ना पड़े। आज एक कार्यक्रम का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जो इसको प्रारंभ कर रहा है। मैं इसलिए आपको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। राज्य सरकार अपने कार्मिकों को एक कार्मिक नहीं मानता, एक परिवार का हिस्सा मानता है, और राज्य सरकार उसी भाव के साथ उनके साथ कार्य भी करता है, व्यवहार भी करता है, एक संवाद भी बनाता है। और मैं देख रहा हूं कि इतनी बड़ी संख्या में, मैं तो पाठक जी से पूछा, मैंने कहा कि कोई सभा है क्या, इतनी बड़ी संख्या में आप लोग इकट्ठे हुए हैं। सरकार आपकी सुविधा दे रही है, और जो सुविधा सरकार आपको दे रही है, अपेक्षा आपसे भी रखती है कि कॉमन मैन को भी उसी प्रकार से परेशानी न हो जिस प्रकार से आपको परेशानी न हो, इसके लिए सरकार चिंता कर रही है। तो एक सामान्य नागरिक की चिंता भी आपको करनी है, यह भाव आपके मन में भी सदैव होना चाहिए। और आपकी ही परिश्रम का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश तेजी के साथ देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। अगर हमारा प्रदेश विकसित होगा, आर्थिक रूप से सुदृढ़ होगा, रोजगार के अवसर प्रदेश के अंदर ही सृजित होंगे, तो खुशहाली तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश के प्रत्येक निवासी के साथ साथ उसका लाभ प्रदेश के कर्मचारियों को भी मिलेगा। और राज्य सरकार ने हमेशा इस बात का ध्यान दिया। मुझे लगता है कि देश के कतिपय उन राज्यों में उत्तर प्रदेश राज्य है जिसने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान कर्मचारियों की किसी भी सुविधा में किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की। सबसे बड़ी आबादी हमारे पास थी, 25 करोड़ की आबादी हमारे पास थी। हर व्यक्ति चिंतित था उत्तर प्रदेश का क्या होगा। मुझे विश्वास था अपनी टीम पर, मुझे विश्वास था आप पर, और मुझे विश्वास था उत्तर प्रदेश की जनता पर कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम कोरोना महामारी से लड़ रहे हैं। विजय हमारी होगी, क्योंकि हम सच्चे दिल से लड़ाई लड़ते हैं और इस लड़ाई में हमें सफलता प्राप्त होगी। हमने रिजल्ट दिया, उत्तर प्रदेश के मॉडल प्रस्तुत किए, अलग अलग प्रकार के मॉडल प्रस्तुत किए। टीम वर्क जब काम करती है तो उसके परिणाम उसी रूप में सामने आते हैं। सामूहिकता का एक भाव सब जगह देखने को मिलता है, और सामूहिकता का एक भाव इस रूप में जब एक साथ देखने को मिलता है तो उसमें परस्पर एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने के साथ ही हमें एक दूसरे के हितों के प्रति भी उतने ही जवाबदेही के साथ कार्य करना होगा। जनता सरकार चुनती है, सरकार के कार्यक्रमों को नीचे स्तर तक पहुंचाने का काम आप करते हैं। आपको जो वेतन या जो अन्य सुविधाएं सरकार के स्तर पर मिलती हों, राज्य से मिलने वाले जो हमारे कर हैं उससे जो प्राप्त होता है, सब एक दूसरे पे जुड़े हुए हैं। जैसे जीवन चक्र होता है, वैसे ही शासन व्यवस्था का भी एक चक्र होता है जिसमें जनता हमसे अलग नहीं है। कर्मचारी शासन व्यवस्था से अलग नहीं हो सकता है। ये सभी मिलकर के जब एक साथ प्रयास करेंगे, एक दूसरे के हितों का संवर्धन करेंगे, तो परिणाम अपने आप आते हुए दिखाई देंगे, और उस परिणाम को प्राप्त करने की दिशा में अधिक से अधिक सुविधा। आपने देखा होगा सरकार ने पहले 100 दिन के अंदर ई पेंशन पोर्टल को लॉन्च किया। यूपी पहला राज्य था जिसने ई पेंशन पोर्टल लॉन्च किया। सारी समस्या का समाधान पहले से अपने आप ऑटो मोड पर होता हुआ दिखाई दे, और यह अपेक्षा मैं रखता हूं कि ऑटो मोड आपकी टेबल में भी होता हुआ दिखाई दे, बार बार किसी को ना आना पड़े। क्योंकि मैं देखता हूं कि जो कर्मचारी जिसको ज्यादा परेशान करता है उसी को रिटायरमेंट के बाद भी ज्यादा परेशान होना पड़ता है। आपकी समस्या का समाधान तो हम टेक्नोलॉजी से कर रहे हैं, लेकिन आपको उस टेक्नोलॉजी को हैंडल तो आप ही को करना है, ये भी तय है। इसलिए वह और भी अच्छा रहे जिससे रिटायरमेंट के बाद आपको या आपके आश्रित को कभी भी इस प्रकार की कोई संकट का सामना न करना पड़े, अनावश्यक भटकना न पड़े, और अन्य हर प्रकार से हर जगह खुशहाली हो, आपके बारे में अच्छी राय लोगों के मन में बने। हम देखते हैं जिस कर्मचारी ने, जिस अधिकारी ने अच्छा काम किया है, वर्षों तक लोग याद करते हैं उसको, वर्षों तक लोग याद करते हैं। हाँ, मैं देखता हूं 25 साल 30 साल पहले कोई वहां से चला गया, रिटायर हो गया, लोग आज भी याद करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति बातचीत नहीं करता,
जानबूझ के हर समस्या पे भी समस्या का समाधान करने की बजाय समाधान को समस्या में खड़ी कर देता है। जब उसका ट्रांसफर होता है लोग कहते हैं चलो एक बला हुट टल गया यार, बला मत बनिए, कभी नहीं। लोगों की दुआ भी और बददुआ भी बहुत लगती है। एक कॉमन मैन की तो सचमुच लगती है, क्योंकि बहुत सच्चा होता है व्यक्ति। और मुझे लगता है कि हमें दुआ लेनी चाहिए, हर व्यक्ति की दुआ लेनी चाहिए, उसके लिए हमें बनना चाहिए। और मैं देख रहा था यहाँ पे, मैं अमित मोहन जी से कहूंगा और ब्रजेश से भी कहूंगा कि भाई कम से कम कर्मचारी नेताओं को भी उनको कार्ड देना चाहिए था। यहाँ पे बुला करके उनको कार्ड बुलाते, मंच पे देते तो उनको भी अच्छा लगता है और उनको भी लगता है कि शासन की कार्य पद्धति किस रूप में कार्य कर रही है, कैसे कार्य कर रही है। ये डिमांड नहीं की। देखिए, हमारे चुनाव हुए 10 मार्च को परिणाम आए थे। पता नहीं और लोगों को क्या विश्वास था क्या नहीं था, लेकिन मैं पहले से जानता था कि हमारी सरकार फिर से आ रही है। लोग अलग अलग प्रकार की चर्चा करते थे। हम कहते थे कि देखिए हम लोगों ने कार्य किया है, बुलेट ट्रेन की स्पीड से सरकार चली है और बुलेट ट्रेन की स्पीड से ही सरकार फिर वापस लेके आएंगे। और पूरी मजबूती के साथ प्रदेश की जनता जनार्दन ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में फिर से सरकार बनाने में योगदान दिया। मैं देख रहा था, मैं पिछले कार्यकाल में मैं देखता था कि हर महीने 2 महीने में किसी न किसी कर्मचारी संगठन का एक वादा था कि हम लोग मिलना चाहते हैं। मैं मिलता भी था। इस दौरान उन्हें भी कुछ संकोच हुआ होगा, नहीं आए। और उन्होंने डिमांड भी नहीं की कि हमें कैशलेस सुविधा दी जाए। लेकिन ये सरकार का दायित्व है, क्योंकि परिवार में कोई परिवार का अभिभावक किसी के साथ, परिवार के किसी सदस्य के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। उसको तो एक भाव के साथ सबको देखना है, और एक भाव के साथ देखने के साथ जो सुविधा हो सके, चाहे वह कार्मिक वर्तमान में कार्य कर रहा हो या सेवानिवृत्त हो गया हो। अगर सेवानिवृत्त में तो हुआ इसी प्रदेश में अपना योगदान दे रहा है। रिटायरमेंट के बाद हो सकता है सरकारी सेवा में नहीं, लेकिन अपने अनुभव का लाभ समाज को किसी न किसी रूप में तो दे रहा है। तो उन सब में किसी को भी परेशानी न हो, इस सरकार का दायित्व है। एक नागरिक के रूप में वो किसी न किसी रूप में इस व्यवस्था का हिस्सा बना हुआ है। ये हमारा दायित्व बनता है कि हम सब इस व्यवस्था के साथ जुड़े। और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, राज्य सरकार आपके हितों के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई इस प्रकार की स्थिति नहीं। आपने देख लिया, इस सदी की सबसे बड़ी महामारी में भी बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके सरकार कार्य करती रही। हर जगह मैं देखता था कि हर राज्य से मांग होती थी कि आज 30% कर्मचारियों की इसमें कटौती हुई, फलानी जगह इतने इसमें ये कटौती हो रही है। तो मेरे सामने भी प्रस्ताव आया था। मैंने कहा भी सब कुछ करना, लेकिन कर्मचारियों के एक तो उनकी किसी भी व्यवस्था में कोई कटौती मत करना। दूसरा, वेतन और पेंशन समय पे देना है। ये हम क्या कर सकते हैं, इसकी व्यवस्था आप सुनिश्चित करिए। ये व्यवस्था करना सरकार का दायित्व बनता है। आपने देखा होगा, हमने सबको व्यवस्थित समय पे, लॉकडाउन रहा हो या कोई व्यवस्था रही हो, बाद में के समय में समस्या न हो, इसके लिए हम लोगों ने लॉकडाउन की व्यवस्था को छोड़ दें तो शेष दिनों में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने मार्केट को भी बंद नहीं किया, उद्योगों को बंद नहीं किया, जिससे एक कैश फ्लो बना रहे, राज्य सरकार के पास एक रेवेन्यू आता रहे और हम लोग शासन की व्यवस्था के साथ साथ 25 करोड़ लोगों के जीवन में किसी भी प्रकार का संकट ना आए, इसके लिए भी हम लोग लगातार कार्य करते रहे। परिणाम हमारे पक्ष में आए। हमारे मॉडल को लोगों ने माना, कहा कैसे उद्योग चला रहे हैं। हमने कभी हम लोगों ने वहां पे कोविड केयर सेंटर बनाए हैं, कोविड हेल्प डेस्क बनाए हैं। कार्यालयों में कर्मचारियों ने आकर के कोविड के दौरान आकर के अपनी ड्यूटी निभाई। लोग कहते थे साहब कैसे हो पाएगा। हमने कहा हमारी तो सारे कर्मचारी आ रहे हैं ड्यूटी पे, कोविड हेल्प डेस्क का पालन करते हैं, कोविड केयर सेंटर बनाए गए हैं, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने, हेल्थ वर्कर्स ने, आंगनबाड़ी आशा वर्कर, ये जितने हैं एएनएम, इन सब ने गांव गांव में जाकर के किस सेवा भाव के साथ कार्य किया, वो अभूतपूर्व दृश्य था।
और लखनऊ के लोक भवन ऑडिटोरियम की ये तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने पंडित दीनदयाल राज्य कर्मचारी चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया है और साथ ही साथ उन्होंने कोरोना में किए गए कामों की जानकारी भी साझा किया है। रुकिंग छोटे से ब्रेक के लिए, चल रहा हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। के न्यूज की खास पेशकश सप्ताहांत में देखिए स्वर्णिम 100 दिन इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और गैंगस्टर आनंद पाल इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। जहां इंडिया करे सेलिब्रेशन, वहां होए टशन का जश्न। राजश्री इलायची टशन का जश्न। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। खबर रुड़की से, जहां पर हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आगामी सत्र प्रारंभ होने से पूर्व 3 दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया, जिसके मुख्य अतिथि IIT के निदेशक प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी रहे। इस दौरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के चांसलर एवं कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की के अध्यक्ष जयसी जैन एवं कार्यकारी निदेशक चारू जैन ने बतौर विशिष्ट अतिथि भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। कॉलेज के निदेशक डॉक्टर ब्रजमोहन सिंह ने कॉलेज की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि 1998 में से अभी तक का सफर इस संस्था में अनेकों उपलब्धियों के साथ तय किया गया है। इससे बहुत लाभ मिलने वाला है। इस तरह के फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम रेगुलर बेसिस पे हम लोग कोर में करते रहते हैं और अपग्रेडेशन जो भी आदमी जिस फील्ड में काम कर रहा है, चाहे वो घर में है, दुकान में है, इंडस्ट्री में है, इंस्टीट्यूशन में है, अपग्रेडेशन तो हर लेवल पर चाहिए और अपने आप को जो आज हम हैं उससे ऊपर हम कैसे उठें, ये समझना बहुत आवश्यक है। एक 3 दिवसीय प्रोग्राम है जिसमें हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रुड़की के, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी रुड़की के और जो मेडिकल, नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज हैं, उन सभी फैकल्टी का ये एक ओरिएंटेशन और डेवलपमेंट प्रोग्राम हो रहा है। इस प्रोग्राम में जैसे कि आपने भी देखा कि जो इनॉग्रल फंक्शन था उसमें IIT रुड़की के डायरेक्टर प्रोफेसर AK चतुर्वेदी जी आए थे और उन्होंने हमारी फैकल्टी मेंबर्स को काफ़ी मार्गदर्शन दिया। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कोर इंस्टीट्यूट का, यहाँ पे कि इन्होंने जो नई फैकल्टी आई है उनको ओरिएंट करने के लिए, जैसे बोलते हैं ओरिएंटेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, कि कैसे वो नए सिस्टम में और पढ़ाई की तरफ और शिक्षण की तरफ कैसे वो कदम बढ़ाएं, जिससे कि वो बच्चों के साथ न्याय कर सकें, जिससे कि बच्चों को अच्छा पढ़ा सकें और जिससे कि संस्थान और ऊपर उठाए। उस तरफ ये एक इनिशिएटिव है और इसके लिए हम बधाई देते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में आयोजित कावड़ मेले में एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। कनका थाना क्षेत्र के देश रक्षक चौराहे पर स्थित पेट्रोल पंप के सामने कावड़ियों की बाइक में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। पेट्रोल पंप पर मौजूद फायर स्प्रे से आग को बुझाने का प्रयास किया गया, मगर कामयाबी नहीं मिली। वहां मौजूद लोगों और बाइक सवार द्वारा बाइक पर पानी डालकर बड़ी मुश्किल से आग को बुझाया गया। गनीमत रही कि बड़ा हादसा होते होते टल गया। धर्मनगरी हरिद्वार में आयोजित कावड़ मेला अपने पूरे शबाब पर है। बड़ी संख्या में कावड़िया हरिद्वार पहुंचकर मां गंगा में स्नान कर रहे हैं। गंगा में इस वक्त बरसात होने के कारण तेज बहाव है, जिस कारण कावड़िया तेज बहाव में बह रहे हैं, मगर जल पुलिस और 40 वाहिनी PSC की टीम इन कावड़ियों के लिए देवदूत साबित हो रही है। आज जल पुलिस और 40 वाहिनी PSC की टीम द्वारा 6 कावड़ियों को गंगा में डूबने से बचाया गया। पानी पी लिया? पानी पिया?
खबर खटीमा से है, जहां जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा के लोया हेल्ड रोड स्थित नीम नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं केंद्र में भर्ती जिला फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश निवासी युवक भास्कर यादव पुत्र वीरेंद्र यादव की सोमवार को तबियत बिगड़ने पर संचालक द्वारा एक निजी अस्पताल के बाद उप जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पूरे उधम सिंह नगर जिले में जो भी अवैध रूप से नशा मुक्ति केंद्र संचालित किए जा रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पहले हमने यहाँ पर पीलीभीत रोड में एक नशा मुक्ति केंद्र को सील कर दिया था। आज यहाँ पर आए हैं तो इनके परीक्षण किया गया, इनका निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि इनका क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर इनका कोई पंजीकरण नहीं है और साथ में कोई एक अधिकृत डॉक्टर जिसकी देखरेख में मरीजों का इलाज होना चाहिए वो भी यहाँ पर नहीं है। लिहाजा इसको आज सील किया जा रहा है। यहाँ पर 30 मरीज हैं जिनमें से ज़्यादातर लोगों को उनके घर में भेजा जा रहा है। जो दूर के लोग हैं यूपी वगैरह से आए हुए हैं उनको अभी हम उप जिला चिकित्सालय खटीमा में भर्ती कराएंगे। उत्तराखंड कुमाऊं के पर्वतीय इलाकों में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश से शारदा का जलस्तर बढ़ा। वही बनबसा शारदा बैराज पर रेड अलर्ट घोषित कर भारत नेपाल सीमा पर वाहनों की आवाजाही पर लगी रोक उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बन सकती है। बाढ़ के हालात हैं। शारदा बैराज के अधिकारी प्रशांत वर्मा ने बताया कि अलर्ट को लेकर सभी जगह बाढ़ के हालात से निपटने के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। पहाड़ों पे अभी भी बारिश होने की संभावना है। 4 दिन और भी बारिश होने की संभावना है। येलो अलर्ट है। मैं सभी लोगों से यही निवेदन करना चाहता हूं, जिनको बहुत ज़रूरत हो तभी वो शारदा बैराज से पास हो, क्योंकि शारदा बैराज में 1 लाख से ज़्यादा डिस्चार्ज होने पर शारदा बैराज भारी वाहनों के लिए क्लोज कर दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के लगभग 5 से 6 जिले प्रभावित होते हैं। मेनली इसमें लखीमपुर खीरी, हरदोई, पीलीभीत और सीतापुर के जिले प्रभावित होते हैं। पहाड़ों में हो रही लगातार आफत की बारिश ने जहां जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, तो वहीं बनबसा चंपावत के जिले में शारदा बैराज पर भी यहां रौद्र रूप शारदा का देखा जा रहा है। अगर हम बात करें बनबसा बैराज की तो यहां रेड अलर्ट घोषित कर रखा है और वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। इस समय जो वाटर लेवल है वो 1,24,72,000 का डिस्चार्ज किया जा रहा है यहाँ से, और उत्तर प्रदेश के कई जिले जहाँ बाढ़ से प्रभावित होंगे तो उसको लेकर भी रेड अलर्ट घोषित कर गया है। लगातार हो रही बारिश से अब ये देखने वाली बात ये होगी कि अधिकारियों ने जहाँ पर रेड अलर्ट घोषित कर रखा है तो वहीं भी बाढ़ को भी एहतियात बरत रहे हैं। सुरेंद्र कुमार गुप्ता, के न्यूज इंडिया, बनबसा, नेपाल बॉर्डर। उत्तराखंड में कुमाऊं सहित गढ़वाल क्षेत्र में आगामी 3 दिनों के लिए भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट मोड पर है। हालांकि उत्तरकाशी में भारी बारिश का अलर्ट तो नहीं है, फिर भी जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि उत्तरकाशी जनपद आपदा की दृष्टि से काफी संवेदनशील है। उत्तरकाशी जनपद में पिछले वर्ष इसी माह 20 जुलाई 2021 को मड़ो गांव के भीतर भीषण जल प्रलय आई थी, जिसमें काफी नुकसान हुआ था। आपदा प्रबंधन अधिकारी का कहना है कि सड़क मार्ग के सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि यदि बारिश से गंगोत्री यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सहित जनपद के अन्य लिंक मोटर मार्ग बंद होते हैं तो पर्याप्त मशीनरी मौके पर रखें और लगातार निगरानी रखें। आपदा से जुड़े सभी अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए। कुमाऊं सहित गढ़वाल के कुछ जनपदों के लिए अलर्ट जारी किया है। इसको देखते हुए 19 और 19-20 तारीख को भी जनपदों में बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। उसको दृष्टिगत रखते हुए, हालांकि हमारे जनपद के लिए ऐसा अलर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए संबंधित विभागों को कि वो आवश्यक तैयारी रखें। लाइन डिपार्टमेंट्स और जहाँ पर रोड डिपार्टमेंट है वो अगर रोड अवरुद्ध होती है तो तत्काल सुचारू करें और उसमें उसकी मॉनिटरिंग लगातार करते रहें और निगरानी रखें। खबर रुद्रप्रयाग से, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग बद्रीनाथ हाईवे पर नरकोटा के समीप निर्माणाधीन पुल की शटरिंग गिरने की सूचना प्राप्त होते जिलाधिकारी मेयर दीक्षित एवं पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल घटनास्थल पर पहुंचे, जिनकी देखरेख में राहत एवं बचाव कार्य किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि निर्माणाधीन पुल के क्षतिग्रस्त होने की उच्च स्तरीय जांच कराई जाएगी। साथ ही इसमें कार्यदायी संस्था एवं कार्य करा रही एजेंसियों के अधिकारियों व कार्मिकों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। ब्रिज का निर्माण किया जा रहा था NH के द्वारा, जिसमें अभी हम साइड पे हमने देखा कि जो लोहे की शटरिंग थी वो टॉपल हो गई है। इसमें 6 लोग घायल थे जिनको रेस्क्यू किया गया और 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है जिनकी बॉडीज़ को निकाल लिया गया है। और अभी हमारी जांच चल रही है, विभागीय अधिकारी यहाँ पर हैं और इसमें जो भी विधिक कार्रवाई करनी वो भी करेंगे और प्रशासनिक कार्रवाई भी करेंगे। कितने लोगों की मृत्यु हुई है? 2 लोगों की मृत्यु हुई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।